आपका दूसरा सवाल दिया गया था, जिसमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है और समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं भी समान दी गई, यानी ये हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, तो दोनों कोण सर्वांगसम होंगे, यानी उनका मान बराबर होगा। तो प्रत्येक कोण यदि हम x मानते हैं तो हमें प्रत्येक कोण का माप आता है 45। तो ये जो त्रिभुज है ये हो गया 45 45 90 वाला त्रिभुज। इसमें यदि मुझे इन दोनों भुजाओं का मान अब चाहिए, जैसा कि कृति में पूछा गया है, तो हमें इसका गुणधर्म पता है कि 45 की जो सम्मुख भुजा है वो कर्ण की 1/करणी में 2 गुनी होती है। 1/करणी में 2 गुनी होती है। तो यहां पे आना चाहिए 1/करणी में 2 गुणे कर्ण। कर्ण AC दिया गया है, ठीक। अगर यहाँ पे कारण भी कभी कभी पूछेगा या पूछ लिया जाए तो आप लिखेंगे 45 45 90 गुणधर्म। अगला, अब इसी को हल करके आप नीचे इसका उत्तर लिख दीजिए। तो आपको पता है कि ये जो करणी 8 है, चूंकि दोनों संख्याएं वर्गमूल वाली है, करणी वाली है, तो करणिस्थ संख्या में करणी को एक साथ लिखकर आप 8/2 कर सकते हैं। काटिए अब इसे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। तो उत्तर में मुझे मिलेगा करणी में 4 और 4 का करणी, ये जो करणी है इसको हम वर्गमूल पढ़ते हैं, तो 4 का वर्गमूल होता है 2। तो ये उत्तर आ जाएगा 2। AB और BC का माप आ जाएगा 2। कोई इकाई यहाँ पे नहीं दी है, तो अगर आप चाहें, क्योंकि भुजा है तो आप इकाई लिख सकते हैं। यदि सेंटीमीटर मीटर नहीं है तो आप केवल इकाई लिखिए। तो इस प्रकार से आपके चारों रिक्त स्थान, चारों बॉक्स जो है फिल करेंगे, तो आपको हर एक बॉक्स के लिए आधा आधा मार्क्स मिल करके 2 मार्क्स ये पूरा होता है। तो मूलतः ये प्रश्न किसके लिए है? ये प्रश्न है कृति के लिए। और कौन से प्रकार की कृति के लिए? जिसमें कम से कम 4 बॉक्स भरने के लिए आए, 4 खाली स्थान में मान रखने के लिए आए आपको। तो आपको देखना क्या है, अपनी किताब में, टेक्स्ट बुक में जहां पर भी कृति के लिए 4 इस प्रकार से खाली बॉक्स वाले सवाल हो, उन सभी को आप इस प्रश्न के लिए निश्चित करेंगे। हल करने के लिए पहले आप पूरा का पूरा प्रश्न एक तरफ लिख लीजिए। यदि आपको जगह की जरूरत है कि आप देख करके नहीं समझ पा रहे, आपको हल करना है, तो हल करते हुए बॉक्स मत बनाइए, ये अलग लिखिए और अपना हल बगल में करके जो जो उत्तर अपेक्षित है केवल वही अपेक्षित उत्तर इसमें डाल दीजिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें। जैसा कि आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि यहां पर आपको कुल 3 प्रश्न मिलेंगे। 3 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न हल करने होंगे बेटा। प्रत्येक के लिए पूर्णांक 2 मार्क्स रखा गया है। चलिए तीसरा प्रश्न इसमें किस प्रकार का आएगा, देखिए। हल संलग्न आकृति में त्रिभुज DEF PQ ये समांतर दी गई है DE के। QR समांतर दिया है EF के। और आपको इस गुणधर्म या इस प्रश्न में सिद्ध करना है कि PR ये समांतर होगा DF के।
ये आपको दिखाना है। प्रश्न, संलग्न आकृति में त्रिभुज DXE में बेटा DXE में एक रेख को त्रिभुज की भुजा के समांतर दिया है, फिर दूसरे त्रिभुज में रेख QR को EF के समांतर दिया है, और आपको बताना है या सिद्ध करना है इसमें कि PR ये समांतर है DF के लिए, PR समांतर है DF, ये आपको दर्शाना है। इसके लिए कृति देखिए क्या लिखा है। त्रिभुज XDE में PQ समांतर है DE, इसलिए XP बटे PD बराबर XQ बटे QE, कथन 1। और यहां पर आपको खाली बॉक्स दिया है, कथन 1 ये आपका खाली बॉक्स। फिर इसी प्रकार दूसरा दिया है, त्रिभुज XEF में QR समांतर है EF, इसलिए XQ बटे QE बराबर है XR बटे RE, कथन 2। और यहां पर इस तरह से खाली बॉक्स आपको दिया गया है। नीचे 2 खाली बॉक्स कथन 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से ये आपको मिल रहा है, और इसलिए आपने लिखा है कि रेख PR समांतर है रेख DF के, और कारण में आएगा समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। ये आपकी पूरी कृति हो गई बेटा। आकृति को समझिए। अब ये प्रश्न आपका पहले पाठ से है, जिसमें आप लोगों ने समानुपात का मूलभूत प्रमेय पढ़ा है। किसी भी त्रिभुज में यदि कोई रेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को प्रतिच्छेदित करे और उसकी तीसरी भुजा के समांतर हो, तो उस रेखा द्वारा त्रिभुज की दोनों भुजाओं पर निर्मित रेखाखंडों का अनुपात बराबर होता है। जैसे इस त्रिभुज ABC में, या हम अगर यही त्रिभुज ले लें, तो त्रिभुज DXE में PQ समांतर है DE के बेटा। तो यहां पर मुझे मिलेगा XP बटे PD बराबर XQ बटे QE, XP बटे PD बराबर XQ बटे QE। ये देखिए वही लिखा हुआ है। तो ये कहां से आ रहा है, ये आप किसके माध्यम से लिख रहे हो? तो ये हम लिख रहे हैं समानुपात के मूलभूत प्रमेय द्वारा। समानुपात के मूलभूत प्रमेय द्वारा, ये इसका कारण होगा। तो आपको इसमें एक कथन दिया है, केवल आपको इसका कारण लिखना था। तो ये आपका पहला बॉक्स हो गया। इसका भी कारण वही होगा। इस त्रिभुज में समानुपात, चूंकि भुजा समांतर है, समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा। यहां पर भी भुजाएं समांतर हैं, तो इसमें भी समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगेगा। तो इसका कारण भी वही होगा, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। समानुपात का मूलभूत प्रमेय 2 हो गया। अब कथन 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकलता है, जरा देखिए तो। XP बटे PD XQ बटे QE, यही अनुपात आपके दूसरे में भी है। तो जब 2 अलग अलग कथनों में एक अनुपात समान हो,
तो बचा हुआ जो दूसरा वाला भाग है वो भी आपस में क्या होगा, समान ही होगा। तो यहां पर मुझे ये मिलेगा कि XP बटे PD बराबर XR बटे RE। अब देखिए जरा ये आकृति में क्या मिल रहा है आपको, XP बटे PF नहीं, XP बटे PD, XP बटे PD बराबर XR बटे RE बटे RE। यानी एक जगह पे इसमें बेटा गलत है, XQ QE, यहां पे आप चेंज कर लो, ये है XR और RF है, RF है, तो ये हो जाएगा RF। ठीक, पेपर में एक मिसप्रिंट था, XR बटे RE दिया है, XR बटे RE संभव ही नहीं है, XR बटे RF होगा आपको। तो ये मुझे इस त्रिभुज की दो भुजाओं पर बना अनुपात समान मिल रहा है, अर्थात विलोम प्रमेय द्वारा ये रेख इसके समांतर हो जाएगी। जैसे ही इस त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर मिलता है, हम तुरंत लिख सकते हैं कि ये रेख त्रिभुज की भुजा के समांतर होगी। तो ये आपका कृति संपूर्ण पूरा हुआ। देखिए आधे से ज्यादा उत्तर जो था वो इस कृति में ही दिया हुआ है, आपको थोड़ा सा केवल ध्यान रखना है कि मेरे रिक्त स्थान में क्या चीजें आएंगी। यदि कोई निष्कर्ष लिखा जा रहा है तो चूंकि आप गणित का भाग दूसरा पढ़ रहे हो, ज्योमेट्री है पूरी तरह से, आकृति संलग्न रहती ही है, तो आप देखिए कि वो निष्कर्ष कहां से आ रहा है, कौन सा गुणधर्म आपने लगाया है, कौन सा प्रमेय आप लगा रहे हो। ठीक, तो उसके आधार पर आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो पहले में त्रिभुज में रेखाएं समांतर हैं, समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाया है। दूसरे त्रिभुज में भी उसी प्रकार भुजाएं समांतर हैं, तो यहां पर भी समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा है। और कथन 1 और 2 से एक अनुपात बराबर है, तो दूसरा अनुपात आपस में बराबर मिल गया। जैसे ही अनुपात बराबर मिला, अभी तक आप क्या लिख रहे थे, रेखा समांतर इसलिए अनुपात बराबर होगा, लेकिन लास्ट में आपको पहले क्या मिला, नए त्रिभुज में, तीसरे त्रिभुज में पहले आपको अनुपात बराबर मिल रहा है। तो अनुपात बराबर कब होता है, जब रेखाएं समांतर होती हैं, अर्थात रेखा समांतर होगी। ये विलोम से आए, आप उल्टे प्रमेय से आए, इसलिए ये विलोम प्रमेय, कारण में समानुपात का मूलभूत प्रमेय का विलोम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसी प्रकार एक और पेपर हम डिस्कस करते हैं और उसमें भी प्रश्न दूसरे का अ देखेंगे। तो प्राय इसमें ज्यादा से ज्यादा जो सवाल बेटा आ रहे हैं वो सभी पाठों से मिश्रित होकर आएगा। आपको कैसे देखना, अगर आपको प्रश्न दूसरे अ की तैयारी करनी है तो आप अपनी पुस्तक में से जितने भी कृति हैं, जहां जहां पे 4 ब्लैंक्स हैं, आप वैसे कृति को पहले टारगेट करो। आसान आसान गुणधर्मों पर आधारित होगा, प्रमेय भी हो सकता है, तो इससे दोनों चीजों पर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इस दूसरे प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न वैसे ही रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न हल करो। पहले की आकृति देख लीजिए, यहां पर 3 समांतर रेखाएं दी गई हैं। जिन्हें 2 अलग अलग तिर्यक रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेदित करते हुए दिखाया गया है। संलग्न आकृति में रेखा AB समांतर CD समांतर EF तीनों आपस में समांतर हैं। यदि AC बराबर 5.4, ये मान दिया है 5.4, CE बराबर 9, नीचे का अंतःखंड जो है वो 9 दिया गया है, BD बराबर 7.5, इस
अंतःखंड का मान 7.5, तो आपको डीएफ का मान निकालना है। अब प्रश्न को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ का प्रश्न या किस पार्ट से संबंधित है। समांतर रेखाएं और दो तिर्यक रेखाओं द्वारा बने अंतःखंडों का गुणधर्म है बेटा ये, जिसे आप समानुपात के मूलभूत प्रमेय का उपयोग करके सिद्ध करते हो। ये उसी का उप प्रमेय है। तो यहां पर हमें पता है कि यदि तीन रेखाएं समांतर हों और वे तीन रेखाएं दो तिर्यक रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेदित हों, तो दोनों तिर्यक रेखाओं पर बने अंतःखंडों का अनुपात समान होता है। अर्थात इसमें हमें मिलेगा AC बटे CE बराबर BD बटे DF। अब देखते हैं हमारे कृति में क्या है। तो कृति का स्टेप देखो, हल दिया गया है AB समांतर CD समांतर EF, ये आपके दत्त से आया बेटा। इसलिए AC यहां पे एक बॉक्स खाली बॉक्स आ गया, बराबर है ऊपर खाली बॉक्स DF, और कारण में लिखा है तीन समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म। अगला समझ में आ ही रहा है कि कथन लिखने के बाद उसमें मान रखा गया है। नेक्स्ट स्टेप, इसलिए DF बराबर हमें ज्ञात करना है 1 2 3 4, 2 मार्क्स के लिए प्रश्न। प्रत्येक खाली बॉक्स में चौखट में आपको एक उचित संख्या भरनी है, उचित मान रखना है। तो कहां पर क्या आएगा, यदि आपको ये प्रमेय या गुणधर्म या आकृति देखकर समझ में आया है तो उसके आधार पर हम मानों को आराम से भर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रमेय मालूम ही है आपको, पूरा का पूरा प्रमेय AC बटे CE आएगा, तो यहां पे मान आना चाहिए CE। अगले में BD बटे DF, तो ये ऊपर आना चाहिए BD। अगले में मान रखा है देखो AC का मान 5.4, तो उसके नीचे आएगा 9, 7 यहाँ पे 4 दिया है और प्रश्न में 7.5 है, तो इसको बदल लीजिए बेटा, ये 7.5 होना चाहिए। प्रश्न में BD प्रिंट करके दिया हुआ है 7.5, लेकिन नीचे मान रखा है 7.4, तो हम प्रश्न के हिसाब से जाते हैं, ये 7.5 रहेगा। अब मुझे DF की गणना करनी है, तो अब हम घर से मान तो याद करके गए नहीं है, या वही उचित मान तो है नहीं कि जो हमने बुक में देखा है, तो आप इसको अलग से यहाँ हल कर लीजिए। तो DF आएगा कैसे, दोनों का तिर्यक गुणा करके DF का मान निकालिए। तो 5.4 गुणे DF बराबर 7.5 गुणे 9, 7.5 गुणे 9। हमें चाहिए DF का मान, तो DF बराबर 7.5 गुणे 9 बटे 5.4। अंश और हर दोनों में दशमलव के बाद स्थान सेम है, एक एक स्थान ही है, तो आप दोनों जगह से दशमलव हटा सकते हैं। देखिए कौन सा किससे कटता है, तो 9 के पहाड़े में 54 आएगा, 9 छक 54। अगला देखिए 6 और 75, 6 के पहाड़े में तो 75 नहीं आएगा ना, 3 में आता है, 3 से काट दो पहले, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 पचे 15, 25 नीचे है 2, अब इस 2 से 25 को काट दो, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, आगे कोई अंक नहीं है, 1 बचा है, दशमलव लगाया 10 बन गया, 2 पंचे 10, तो ये हो गया 12.5। क्योंकि पूरे प्रश्न में कहीं भी सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखा है, तो हम आगे लिख देंगे इकाई। तो DF का मान आ जाएगा 12.5 इकाई। आपको मैंने पहले भी
ये बताया हुआ है। यहां पर देखो मैं दशमलव में इसलिए मैंने पूर्णतः काट दिया क्योंकि 2 से ये संख्या पूरी तरह से कट रही है। यदि यही पूर्ण रूपेण न कटे और आपसे ये पूछा भी नहीं गया है कि दशमलव में अपना उत्तर लिखो, तो आप मिश्र भिन्न में इसे लिखकर छोड़ सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो भी गणना वगैरह आपको करनी है आप अपने प्रश्न में मत करिए, ताकि जो परीक्षक निरीक्षक हैं आपके आपके जो पेपर को जो आप टीचर कर चलिए ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए इसी में। दूसरा प्रश्न, संलग्न आकृति देखिए। वृत्त दिया गया है जिसकी एक जीवा है PS, दूसरी जीवा है PQ, तीसरी जीवा दी है SR, जीवा PQ तथा SR परस्पर बिंदु T पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। संलग्न आकृति का निरीक्षण करते हुए निम्नलिखित कृति आपको पूरी करनी है। देखिए जरा कृति क्या है। कोण STQ बराबर है हाफ माप चाप PR प्लस माप चाप SQ के। पहला कथन दिया है। दूसरा देखिए, कोण STQ बराबर मेजरमेंट एंगल SP दूसरा कोण SPQ प्लस, यहां पे आपको खाली स्थान दिया गया है, इसके लिए कारण लिखा है त्रिभुज के बहिष्कोण का प्रमेय तथा अंतरलिखित कोण प्रमेय। उसने दोनों एक साथ लिखा हुआ है, अंतरलिखित कोण प्रमेय। इसका अगला स्टेप दिया है हाफ माप चाप SQ, इसमें आपको उचित मान रखना है, फिर बराबर होगा हाफ, यहाँ पे 2 खाली स्थान दिया हुआ है, प्रश्न मैं वापस से एक बार पढ़ रहा हूं, फिर से देख लीजिए। में जीवा PQ और जीवा RS, PQ तथा RS परस्पर P पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो जांच कीजिए कि कोण STQ बराबर माप चाप PR प्लस माप चाप SQ ये होगा या नहीं, इसकी आपको जांच करनी है। मतलब ये आपका साध्य वाला भाग उसने दिया है, यही अंतिम में आना है, बराबर। ये जांच करने की उसने, तो जांच कीजिए कि मतलब ये आगे है, और हल के लिए उसने स्टार्ट किया है
कोण एस टी क्यू, आकृति में देखो एस टी क्यू, ये जो कोण है, और इसी के सामने का जरा कथन देख लो। यदि आपको यहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कारण में देखिए, त्रिभुज के बहिष्कोण का प्रमेय लगा रहा है। तो अगर ये बहिष्कोण है किस त्रिभुज का, तो ये रहा तुम्हारा त्रिभुज जिसके बाह्य भाग में है, भुजा पीटी को आगे की तरफ बढ़ाया गया है जिससे ये बहिष्कोण निर्मित हुआ। तो बहिष्कोण का माप दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। मतलब ये कोण बराबर होगा ये कोण धन ये कोण। इसका माप आपको दिया ही है, कोण एस पी क्यू लिखा है, तो यहां खाली स्थान में आएगा कोण आर एस पी, कोण आर एस पी, कोण पी लिख दिया है ना, तो ये होगा आर एस पी। बहिष्कोण बराबर होगा दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के। अगला देखो, चूंकि इसी में कारण लिखा है अंतर्लिखित कोण, तो वृत्त वाले पाठ में आपने देखा ही है कि यदि किसी कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पर हो, वृत्त की परिधि पर, तो वो अंतर्लिखित कोण कहलाता है। इस कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित चाप का आधा होता है। मतलब कोण P आधा होगा चाप SQ का। तो यहां पे देखो कोण P आधा चाप SQ लिखा है, तो इसके लिए भी चाप आना चाहिए। तो इस कोण द्वारा अंतःखंडित चाप है PR, तो यहां पे आएगा हाफ माप चाप PR। ठीक, दोनों में हाफ और हाफ है, जिसे कॉमन ले लिया, सामान्य ले लिया, तो मुझे ब्रैकेट में मिलेगा चाप SQ, यहां पर मिलेगा चाप PR। ये तुम्हारा जांच हो गया जो आपको सिद्ध करना था। तो कोण STQ, कोण STQ बराबर यही आ गया जो आपको चाहिए था। ठीक, तो ये वाला लास्ट का भाग तो आपको यहीं से पता चल गया। तो मान लीजिए यदि किसी बच्चे को ये न भी आ रहा हो तो छोड़ने से पहले एक बार पूरे प्रश्न को ध्यान से जरूर देखिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉक्स में कोई मान ऐसा होता है जो रिपीटेड रहता है, तो आप उसको देख लीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो वो लास्ट का आप भर दीजिए। तो यहां अगर ना आते हुए भी आपको 1 मार्क्स मिल रहा है, आधा इधर आधा इधर। ठीक, तो ये आपका प्रश्न पूरा, जो कि वृत्त के भाग से था, पाठ वृत्त से। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रश्न को तैयार करने के लिए केवल कृतियों का अध्ययन करिए। जिसमें 4 कृति है वो आएगा 2 मार्क्स के लिए, और जिसमें 6 कृतियां हैं वो आएगा 3 मार्क्स के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, इसी पेपर का प्रश्न दूसरे का अंतिम प्रश्न। 3 उप प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें से आपको 2 हल करने होते हैं। तीसरा प्रश्न है क्षेत्रमिति या महत्व मापन से 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हल पहले नीचे लिख देते हैं। कृति का हल है द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। तो हम सभी को 2 सूत्र याद है द्वैत्रिज्य के लिए, तो अब उसमें से यहां पर कौन सा उपयोग में लाया गया है वो पहचानने की आप कोशिश करो। इसलिए क्षेत्रफल का माप दिया है, मान दिया है 30, 1/2 गुणे वृत्त चाप की लंबाई, वृत्त चाप की लंबाई। अब जरा पहले और दूसरे स्टेप को ध्यान से समझिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। इसलिए वृत्त चाप की लंबाई बराबर है
अपेक्षित मान बटे दूसरा मान गुणे 2। इसलिए लास्ट में वृत्तचाप की लंबाई ये बराबर है अपेक्षित मान सेंटीमीटर। सारे खाली स्थानों को हमें भरना है। प्रश्न क्या था उसमें से डिटेल में ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको और समझ में आए। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्थात आर का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, आर अर्थात त्रिज्या, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल ये भी दिया गया है, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो संगत वृत्तचाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। सूत्र समझ में आ गया होगा। क्षेत्रफल नीचे दिया है, हाफ नीचे दिया है, त्रिज्या ये रही त्रिज्या, ये है वृत्तचाप की लंबाई, अर्थात यही मान यहां पे होना चाहिए बेटा, बराबर ना, क्योंकि यही आपको निकालना है। तो हमारे पास क्षेत्रफल का दो सूत्र है, थीटा बटे 300 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और दूसरा जब थीटा नहीं होता चाप की लंबाई होती है 2 गुणे एल गुणे आर, एल यानी चाप की लंबाई। यहां अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तुरंत नीचे वाला स्टेप देखो, सारे मान उसी प्रकार हैं, केवल यही मान नहीं रखा है। देखो त्रिज्या की जगह पे त्रिज्या रख दिया, यहाँ पे देखो त्रिज्या, इसका मतलब यहाँ पर आने वाला माप चाप की लंबाई होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे चाप की लंबाई। स्टेप में मान है, कोई खाली स्थान नहीं है, ठीक। चाप की लंबाई तो 2 पक्षांतर करने पर गुणे में जाएगा, इसलिए देखिए गुणे में यहाँ पे है, अर्थात ऊपर मान होगा 30, नीचे मान आएगा 15। वृत्तचाप की लंबाई को सब्जेक्ट बनाया है ना यहाँ पे, तो वृत्तचाप को वहीं रहने दो, 2 जो है पक्षांतर होगा तो 30 के साथ गुणा, और 15 का पक्षांतर करोगे तो ये भाग में जाएगा, यानी 30 बटे 15 गुणे 2। अब इसी को हल करके नीचे उत्तर लिख दीजिए। तो यहाँ पे तो मुझे खाली मान भरना है, तो मेरे पास है 30 बटे 15 गुणे 2, 15 एक कम 15, 15 दूना 30, 2 गुणे 2 यानी 4, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो वृत्तचाप की लंबाई आएगी 4 सेंटीमीटर, वृत्तचाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ सर जी। जी सर। हाँ, समय खत्म हो रहा है आपका। जी जी। हाँ, तो आज हम सभी ने बोर्ड के प्रश्न पत्र में आने वाले प्रश्न दूसरे ए के बारे में देखा, जिसके लिए अपेक्षित जो प्रश्न हैं वो कृति आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। कुल 3 प्रश्न पूछा जाएगा 2-2 अंकों के लिए, और आपको उसमें से 2 प्रश्न हल करने हैं। 2 प्रश्न 2 अंक के लिए आपको 4 खाली स्थान भरने होंगे। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में सभी प्रश्नों में, सभी पाठों में देखिएगा कृति आधारित प्रश्न दिए गए हैं, तो जिसमें 4 हो या 6 हो, अगर आप सभी कृतियों का अध्ययन कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, तो आप प्रश्न तीसरे का ब या तीसरे का अ और प्रश्न दूसरे का अ, ये दोनों प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। यदि इस प्रश्न से संबंधित किसी के मन में कोई शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। शायद नहीं है सर, सभी को अच्छे से समझ में आया। थैंक यू सर, थैंक यू यादव सर। थैंक यू सो मच सर जी। हाँ, ठीक है।
ओके सर, ओके, आप लेफ्ट कर सकते हो। जी।